आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट्स डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो चार विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसमें डी ट्रांजिशन होता है और पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करता है। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो डायामैग्नेटिक का मतलब जिसमें जो इलेक्ट्रॉन हो कक्षक में वो पेयर्ड हो, युग्म में हो, जोड़े में हो, और पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड यानी अयुग्मित हो। इस बात को ध्यान देना है। तो डी ट्रांजिशन का मतलब है कि जो दो हमारे एलिमेंट होंगे उन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन का निकलना और जाना हो वो डी ऑर्बिटल में हो, तो इसे डी ट्रांजिशन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प हैं, तो इनमें से सी वाला हमारा आंसर सही है, MnO4-2। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमको यहाँ दिखाया गया है, तो इसमें Cr4-2 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा Cr है तो यहाँ पर इसकी अगर वो निकालें तो X मान लेंगे Cr का, माइनस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का -8, पावर में -2 है तो -2 हो जाएगा, यानी X = +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर या इसमें जो पावर है वो हमारी +6 है क्रोमियम के केस में। तो इसमें क्या होगा कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा जब हम 1s2s2p में भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को। तो जाहिर सी बात है कि आर्गन का मतलब है कि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पूर्ण है यानी युग्मित है, इसीलिए आर्गन अक्रिय गैस है क्योंकि वो अक्रिय युग्म प्रभाव जो है उसको फॉलो करता है। तो 2, 8, 18, 18, 32 इस तरह हमने पढ़ा था कि जिनमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे जो है अक्रिय प्रभाव शो करेंगे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पेयर्ड होगा तो डायामैग्नेटिक भी शो करेगा। तो वही देखिए कह रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 0, यहाँ कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिना जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए पैरामैग्नेटिक नहीं डायामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। प्रतिचुंबकीय यानी चुंबकत्व से प्रतिकर्षित होगा। पैरामैग्नेटिक आकर्षित होता है और डायामैग्नेटिक प्रतिकर्षित होता है, और कारण भी हमने बताया था कि डाया का मतलब दो यानी जोड़े में है, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिकर्षण प्रभाव शो करेगा कि मतलब मुझे नहीं जरूरत है तो दूर भागेगा। अब Cr2O7-2 इसका निकालेंगे तो 2x, 2 Cr है तो 2x लिखा हमने, माइनस 7 ऑक्सीजन है तो माइनस का 14 हो जाएगा, -2 तो 2x = 12 हो जाएगा, तो x = +6। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर +6 है क्रोमियम की, तो ये भी Ar टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो यहाँ भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए ये डायामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। अब देखें यहाँ पर MnO4-2 की देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो X माइनस ऑक्सीजन का 2 होता है, 4 है तो -8 हो जाएगा, ये -2 होगा तो X = +6 हो जाएगा, तो Mn का +6 हो जाएगा। अब Mn में जब +6 होगा इसका पावर, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा Cr+6 से, तो 3d1 d ऑर्बिटल में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 3d1 है। और d में हमारे 5 कक्षक होते हैं, तो जाहिर सी बात है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग जोड़ा बन ही नहीं सकता, इसलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब इसको हम भरेंगे तो जैसे ये हमारे 5 होते हैं, 1, 2,
3 4 5 5 कक्षक होते हैं एक डी सबसेल में। डी हमारा उपकोष है और इसमें कक्षक 5 होते हैं। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है ये अयुग्मित होगा, अनपेयर्ड होगा, इसलिए पैरामैग्नेटिक बिहेव शो कर रहा है। अब आगे देखते हैं, देखिए Mn में, तो MnO4 माइनस, यहाँ पर जो Mn का हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर देखिए Mn का x माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 1, यानी x इक्वल टू +7 हो जाएगा। जब +7 हो जाएगा, यहाँ +6 था तो एक इलेक्ट्रॉन था, जब +7 हो जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, तो 3d 0 हो जाएगा, तो फिर आर्गन टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये भी डायमैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। तो d ऑर्बिटल सिर्फ हमारे MnO4 - 2 में है, इसलिए हमारा MnO4 - 2 वाला आंसर सही होगा। यहाँ पर dd ट्रांजिशन का मतलब d ऑर्बिटल से ट्रांजिशन होगा, तो इसलिए यहाँ पर dd ट्रांजिशन लिखा गया है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है 27, कह रहा है मैच द मेटल आयंस गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयन गिवन इन कॉलम सेकंड एंड असाइन द करेक्ट कोड। तो कॉलम सेकंड में हमारा मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, चुंबकीय गुण, वो भी चक्रण केवल का, स्पिन वाला, और इधर हमारा मेटल के आयन दिए गए हैं। तो कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मैच करना है कि कौन किसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ये एक एक का जब हम निकालेंगे तभी संभव है कि हम इसको कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पहला विकल्प करेक्ट है, ये दिया गया है, पहली मैचिंग करेक्ट है। तो ये मैचिंग करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको सब निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ निकाल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब कोबाल्ट +3 की बात होगी तो इसमें 1s 2s 2p। अब ध्यान दीजिए, आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे कोबाल्ट की बात है तो इसका एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए, फिर उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s में पूरे इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। फिर इसके बाद हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d6 वाला कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा। जब 3d6 वाला मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें जब हम भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को d ऑर्बिटल में, d सबसेल में, देखिए ये पूरा सबसेल है, d उपकोष है। ध्यान दीजिए, उपकोष और कक्षक में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये पूरा सबसेल है, हमारा d सबसेल है, और d सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं। इसको ध्यान दीजिए, d सबसेल में हमारे 5 ऑर्बिटल हैं, पूरा d सबसेल है, उपकोष है, इसमें 5 ऑर्बिटल हैं। अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो देखिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे कक्षक में भरते हैं। तो एक ये भर गया, 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 फिर इनके अपोजिट चक्रण में भरते हैं। तो 5 भर गए, ये 6वां भर गया। तो देखिए ये तो युग्मित हो गया, पेयर्ड, 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। तो 4 अनपेयर्ड हैं, तो यानी इक्वल टू हमारा 4 हो गया। अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, √μs इक्वल टू होता √n n+2। तो n हमारा 4 है, तो n रखा, ब्रैकेट में 4 + 2, तो आ गया √24 बोहर मैग्नेटॉन। इसी प्रकार क्रोमियम Cr+3 में Ar आर्गन 3d3 आएगा। तो 3 भरेंगे तो अब तीनों अनपेयर्ड रहेंगे, तो n बराबर 3 हो जाएगा। इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, आ गया √15 Bm, यानी बोहर मैग्नेटॉन। Fe+3 की बात करें तो इसको जब हम लिखेंगे, Fe का 26 होता है, 3 लिख करके 3 निकालना है। ध्यान दीजिए, पहले 26 भरना है फिर निकालना है, ऐसा नहीं करना कि 3 निकाल के हम उसको भरें। पहले जितना परमाणु क्रमांक होगा
पूरा 1s2s 2p3s 3p4s इन सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भर लेंगे हम। इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसको ध्यान देना। पहले निकाल के नहीं भरेंगे कि पहले ये कहा कि Fe का 26 होता है तो 23 हो गया, अब 23 भरे, नहीं, 26 भरना है, फिर आपको 3 निकालना है। तो यहाँ 3d5 आएगा और 5 एक एक भर सकते हैं, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। किया तो √35 बोहर मैग्नेट्रॉन आ गया। अब इसके बाद क्या है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया। अब निकिल की बात करें तो निकिल +2 है, तो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर 3d8 आएगा। अब जैसे बात है 8 है, तो हम इसको 8 को भरेंगे, जब भर के तो हमने बता दिया आपको, लेकिन फिर से समझा देते हैं। 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए, इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 भरना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, बाकी ये सब पेयरिंग हो रहे हैं। तो n बराबर 2 हो गया। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट √2 2 + 2 आ गया √8bm। अब इसको आप लोग मैच करके वो कर सकते हैं। तो इसमें हम अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया और सॉल्व भी कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसे बना देगा और कहेगा कि कौन सा सही भरा हुआ है। जैसे मान लीजिए 5 ऑर्बिटल ये हो जाएंगे डी सबसेल के केस में, तो जैसे इस तरह भर सकते हैं, ये इस तरह। हम इसका उल्टा भी भर सकते हैं, बस दोनों इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग होगी तो दोनों विपरीत चक्रण के होना चाहिए, स्पिन अलग अलग होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम इधर ही भरें, आप उल्टा भर सकते हैं, शुरुआत में नीचे की तरफ भर सकते हैं, दोबारा में ऊपर की तरफ भर सकते हैं जब पेयरिंग हो। कुल मिला के स्पिन उल्टा भरना है, चाहे जैसे आप भरिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर भरेंगे कि नीचे भरेंगे, ये हमारे बताने का मकसद था। अब क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है, कह रहा है नेम द गैस दैट कैन रेडियली डीकलराइज एसिडिफाइड केमोनोफोर सॉल्यूशन। तो अम्लीकृत केमोनोफोर सॉल्यूशन को कौन सी ऐसी गैस है जो डीकलराइज कर देगी, यानी उसको रंगहीन कर देगी, उसका कलर धीरे धीरे बदल देगी। तो ये जो 4 विकल्प हमको दिए गए, इनमें से कौन सी गैस है, तो वो है SO2 गैस। और क्यों है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए KMnO4 की SO2 गैस से जब रिएक्शन कराई गई तो हमारा SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि SO2 हमारा H2SO4 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, और अगर हम यहाँ निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की -8 हो जाएगी और हाइड्रोजन की +2 हो जाएगी, तो सल्फर की +6 होना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो +6 हो गई, इसका मतलब सल्फर की +4 से +6 हुई, इसका मतलब सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो दूसरे का क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा। तो दूसरे का रिडक्शन कराएगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी दूसरे को रिड्यूस कराता है, ऐसा एजेंट है। दूसरे का अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे के अपना बढ़ा लिया, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे का घटेगा ना, यानी उसका अपचयन यानी रिडक्शन होगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो KMnO4 हमारा MnSO4 में बदल जाएगा और MnSO4 का कलर क्या है, कलरलेस। अब देखिए KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है H2SO4 में। अब यहाँ पर KMnO4 में देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि साफ समझ में आ रहा है कि सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चन को करते हैं। अब देखें यहाँ पर Mn का रिडक्शन भी होगा, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है तो खुद रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा और सल्फर का +4 या +6 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए +4 है तो Mn का यहाँ पर +4 होना पड़ेगा। तो +7 है तो घट गया ना। मान लीजिए +6 होता है, इसको +2 होना पड़ता, जो भी आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब घट रहा है, तो इसका मतलब खुद का रिडक्शन है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I- ion the pair of species formed is। तो कह रहा है जब हम HgCl2 और I2 दोनों को पानी में डालते हैं डिजॉल्व इन वाटर कंटेनिंग I- ion, जिसमें I- ion उपस्थित है, तो कह रहा है पेयरिंग स्पीसीज क्या होगी, यानी पेयर में क्या, कौन किसके साथ पेयरिंग करेगा, कौन किसके साथ जाएगा, ये बताना है। तो देखिए सेकंड विकल्प हमारा करेक्ट है। HgCl2 हमारा Hgi4-2 में बदल जाएगा और I2 हमारा I3- में। तो इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए HgCl2 की जब I- से रिएक्शन होती है तो Hgi2 बनेगा और 2Cl-, और ये Hgi2 फिर से 2 I- आयन को लेकर के Hgi4-2 बन जाता है और सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, जो कि अब ये I2 के साथ क्या होता है, I2 भी I- से मिलकर के I3- बना लेता है, जो कि वाटर सॉल्यूबल है। तो यहाँ पर देखिए Hgi4, ये देखें यहाँ पर पूरा ब्रैकेट फिर -2 है बाहर, इस चीज़ को ध्यान देना है, पूरा ब्रैकेट रहेगा फिर -2 बाहर रहेगा। इस तरह से और I3-, तो I3- चूँकि वाटर सॉल्यूबल है इसलिए I2 I- से मिलकर के I3- बना लेता है और HgCl2 I- के दो आयन से मिलकर के Hgi2 बनाता है और 2Cl- आयन निकल जाते हैं और फिर 2 I- आयन से रिएक्शन करके Hgi4 का होल पावर -2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है और ये भी सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान देना। तो दोनों सॉल्यूबल स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है। कह रहा है द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइड्स इज एट्रीब्यूटेड टू। कह रहा है द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइड इज एट्रीब्यूटेड टू। तो कह रहा है कि ग्रेटर माने सबसे ज़्यादा किस लेवल पर एक्टिनाइड में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, रेंज बताना है। तो एनसीईआरटी में हम लोग इसको बहुत बखूबी पढ़ चुके हैं। सेकंड विकल्प करेक्ट है। 5F 6D एंड 7S लेवल हैविंग कंपरेबल एनर्जीज, ये कंपरेबल एनर्जी रखते हैं। अब इसको देखते हैं। तो मिनिमम एनर्जी गैप बिटवीन 5F 6D 7S सबसेल, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन विल बी ईजियर। तो कुल मिला के जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा तो उसमें ये था कि जैसे हमने बताया था कि सीढ़ी के डंडे पास पास हो तो आप जल्दी जल्दी खटाखट चल सकते हैं। तो इसी प्रकार ऊर्जा का स्तर जब पास पास होता है तो इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आसानी से चला जाता है। वही स्थिति हमारी एक्टिनाइड में है। तो इसीलिए 5F 6D और 7S सब सेल में, यहाँ पर देखिए सही लिखा है सब सेल, और इन सब सेल में कक्षक होते हैं। जैसे F में 7 ऑर्बिटल या कक्षक है, D में 5 ऑर्बिटल या कक्षक है, P में 3 है और S में 1 है। तो इस प्रकार से होते हैं। तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से एक से दूसरे में एक्साइट होकर चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है।
कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लैंथेनाइड्स इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिए, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, भूल से करेक्ट वाला आंसर मत कर देना। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कह रहा है इनकरेक्ट है, कह रहा है ऑल द लैंथेनाइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। ये गलत है और ये ऑप्शन हमारा एक क्वेश्चन और पहले भी आ चुका है। तो कुल मिला के ये गलत है, बाकी सारे सही है। तो सही वालों को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जो सीरियम है +4 स्टेट में सॉल्यूशंस आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो पीछे भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही यूज होता है। यूरोपियम जो होता है हमारा, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है और कह रहा है द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम PR टू LU। तो PR से LU तक चूंकि आयनिक त्रिज्या घट रही है, इसलिए क्षारकता भी घट रही है। तो इस बात को ध्यान देना है कि आयनिक त्रिज्या घटने से क्षारकता घटती है। कहने का मतलब ये है कि जब आयनिक त्रिज्या घटेगी तो जो हमारा बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ज़्यादा पास आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, निकलने में दिक्कत होगी, इसलिए बेसिसिटी डिक्रीज करती है। हम देखिए इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है द वैलेंस ऑर्बिटल दैट आर 4f ऑर्बिटल। जो बैलेंस ऑर्बिटल है हमारा एक्टिनाइड लैंथेनाइड में, तो 4f ऑर्बिटल है लैंथेनाइड में और 5f है इसमें एक्टिनाइड में। तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो कह रहा है कि वैलेंस ऑर्बिटल दैट आर 4f ऑर्बिटल्स आर डीप बरीड सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द लिगेंड्स फील्ड। चूंकि 4f के बाद भी DPS 3 हमारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं इसके बाद, तो जाहिर सी बात है कि ये 3 SPD को छोड़ के चौथे नंबर पे आएगा अगर बाहर से अंदर की ओर चलें, नाभिक की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ किसी एटम में। तो इसीलिए कह रहा है डीप बरीड यानी अंदर धंसा हुआ है, जैसे दफन कर दिया जाए वैसे अंदर धंसा हुआ। तो वही कह रहा है कि नॉट अफेक्टेड बाय द लिगेंड फील्ड, इसलिए लिगेंड फील्ड से ये अफेक्टेड नहीं है, यानी बाहर का जो कोई लिगेंड आता है इससे रिएक्शन करने के लिए तो इसमें प्रभाव नहीं पड़ता। सो लैंथेनाइड्स आर लेस रिएक्टिव एंड एल्युमिनियम इज ए p ब्लॉक एलिमेंट्स दैट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसलिए लैंथेनाइड हमारे कम रिएक्टिव हैं और जो एल्युमिनियम है चूंकि ये p ब्लॉक का एलिमेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इससे कम रिएक्टिव है, ये कहने का मतलब है। जबकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल द लैंथेनाइड आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, लेस रिएक्टिव होना चाहिए, इसीलिए ये गलत हो गया। और लेस रिएक्टिव होने का कारण है कि जो 4f ऑर्बिटल्स है ये बहुत गहराई में धंसी हुई है, इसके बाहर भी sp_d ऑर्बिटल्स होंगी, तो इस वजह से अंदर वाली ऑर्बिटल से लिगेंड जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाता, इस वजह से ये परिस्थिति बन जाती है। अब आगे कह रहा है कि लैंथेनाइड एंड एल्युमिनियम आर डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट, सो सिंपली दियर रिएक्टिविटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड। और जनरली सही बात तो ये है कि लैंथेनाइड और एल्युमिनियम ये सब अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट है। देखिए p ब्लॉक का एल्युमिनियम और ये सब f ब्लॉक का लैंथेनाइड, तो जाहिर सी बात इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना ही हमारी बेवकूफ़ी होगी, हमारे लिए गलत होगा। सो इट कैन नॉट बी सेड दैट ऑल द लैंथेनाइड आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। इसलिए हम ये भी नहीं सही रूप में कह सकते कि सारे के सारे लैंथेनाइड एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि सीरियम +2 सॉल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो इसलिए है। अब देखें नीचे क्या कह रहा है कि लैंथेनाइड शोज फ्यू ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनाइड ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जबकि लैंथेनाइड हमारी
बहुत कम, क्योंकि इनके जो एनर्जी लेवल है वो दूर दूर होते हैं। तो द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लैंथेनाइड इज +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि लैंथेनाइड शो करता है, तो इसीलिए आप देखे होंगे कि जब 3d4 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d3, जिसको T2g ऊपर पावर में 3 लिखा जाता है, वो इसीलिए है क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड ज़्यादा आसानी से शो करता है और ये मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनाइड की। अब Ce+4 हमारा क्या है, इजिली रिड्यूस इंटू Ce+3, इसीलिए देखिए +3 में रिड्यूस होगा तो 3d4 होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर 3d5 नहीं बनाएगा, जबकि 5 आधे भरे हुए ऑर्बिटल हैं तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, 3+3 बनाता है। क्यों? क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड में मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो Ce+4 सोल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जाहिर सी बात है कि अपना घटा रहा है, यानी किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जाहिर सी बात है जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ने का मतलब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, इसका मतलब इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया Ce+4 ने। तो इसलिए वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पर देखिए गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया है, ये बात समझना है। तो यहाँ पर ये हो गया। आप देखिए आगे कह रहा है सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद लिखना चाहिए सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसको पढ़ेंगे तब आगे बी की बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए अब पढ़ते हैं, तो कह रहा है लैंथेनाइड आल्सो सोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्टली यूरोपियम, सैमेरियम, एटर्बियम एंड थूलियम आर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सारा गलत सलत दिया गया है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सी करेक्ट है हमारा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यूरोपियम सोच +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सही है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है PR to LU size of the lanthanide decreases so the effective nuclear charge increases। ऐसे बात साइज घटेगा तो जो नाभिक का आकर्षण है उन पे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज which make the LNO bond strong। तो यहाँ पर देखिए जो LNO बाड यानी लैंथेनाइड और ऑक्सीजन का जो बाड है वो स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि नाभिक के पास रहेगा तो आकर्षित अच्छे से करेगा। तो द टेंडेंसी टू लूज द OH- आयन डिक्रीजेज, इसलिए OH- आसानी से नहीं दे पाएगा फ्रॉम PR to LU। सो द स्टेटमेंट द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम PR to LU। इसलिए चूंकि OH- जितने ज़्यादा रहेंगे वाटर में उतना ज़्यादा बेसिक होगा, जबकि साइज कम होने से आकर्षण ज़्यादा होगा, इसलिए OH- नहीं दे पाएगा, इसलिए बेसिसिटी डिक्रीज करेगी PR to LU। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, इज ट्रू, एंड द ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। डी इनकरेक्ट होगा, जो कि हमारा लास्ट है, लास्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे करेक्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।